अब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। चार पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। दो सुपेरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स और दो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। जो आपकी सुपेरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना, ये फोर्थ फेरेंजियल पाउच से डेवलप करती है। तो वही जो आपका इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, ये थर्ड फेरेंजियल पाउच से डेवलप करता है। अब आप सोचोगे कि जो सुपीरियर वाला है वो फोर्थ से डेवलप कर रहा है और आप जो इंफीरियर वाला है वो थर्ड से डेवलप कर रहा है, ऐसा उल्टा क्यों है? तो ऐसा उल्टा इसलिए क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो आपका जो ये इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड था, ये एक्चुअल में ऊपर था सुपीरियर पैराथायरॉयड के कंपैरिजन में। ठीक है। और ऊपर किसके साथ था? थाइमस के साथ था। तो इसलिए थाइमस का और आपके इस इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड का डेवलपमेंट सेम पाउच से हुआ है, दैट इज थर्ड फेरेंजियल पाउच। तो हुआ क्या कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट थाइमस को तो नीचे आना था, तो थाइमस खुद नीचे आते वक्त इन इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी नीचे लेकर आया और उनको नीचे लोकेट करवा दिया। तो डेवलपमेंट तो इंफीरियर पैराथायरॉयड का और थाइमस का थर्ड फेरेंजियल पाउच से हुआ है, पर वो ऊपर हुआ था डेवलपमेंट और उसके बाद वो नीचे आएगा तीनों। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इसीलिए इंफीरियर पैराथायरॉयड की जो लोकेशन होती है ये भी काफी वेरिएबल होती है। 50% लोगों के अंदर ये इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड पे पाया जाता है। 40% लोगों के अंदर ये थायरोथाइमिक लिगामेंट के अंदर पाया जाता है और बहुत रेयरली 10% लोगों के अंदर ये मीडियस्टिनम के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये चीज आपके सुपीरियर पैराथायरॉयड के साथ नहीं है। सुपीरियर पैराथायरॉयड का जहां पे डेवलपमेंट हुआ था वहां पर ही वो लोकेटेड है। इसीलिए उनकी लोकेशन काफी कांस्टेंट है, दैट इज विद इन द 1 सेंटीमीटर ऑफ क्रॉसिंग ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। मतलब एक पॉइंट है जहां पर क्रॉस करते हैं आपके इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसके 1 सेंटीमीटर के अराउंड में ही आपका सुपीरियर पैराथायरॉयड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो नॉर्मली तो आपके पास चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है, लेकिन 13% लोगों के अंदर पांच होती है और 3% लोगों के अंदर सिर्फ तीन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है। ये डेटा याद रखना है तो रखिए, ना भी याद रखोगे तो कोई बड़ी बात हो नहीं जाएगी। फिर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। तो जो आपका इंफीरियर थायराइड आर्टरी होता है, ये मेन आर्टेरियल सप्लाई होता है, मेन ब्लड सप्लाई होता है पैराथायराइड ग्लैंड का। जो दूसरा मिनिमल सप्लाई आता है वो आता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी से, लेकिन एक आर्टरी का अगर आपको नाम याद रखना है तो वो आपको इंफीरियर थायराइड आर्टरी याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। ये कौन रिलीज करता है? पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। ये पैराथायराइड हार्मोन का एक ही काम होता है, सीरम कैल्शियम वैल्यू को मेंटेन करके रखना। सीरम कैल्शियम वैल्यू को मेंटेन करके रखना कैसे मेंटेन करता है? बाय एक्टिंग ऑन बोन्स एंड किडनीज एंड जीआईटी। लेकिन बात यह है कि पैराथायराइड हार्मोन बोन्स के ऊपर और किडनीज के ऊपर तो डायरेक्टली एक्ट करता है, लेकिन जीआईटी के ऊपर ये विटामिन डी की मदद से एक्ट करता है, इनडायरेक्टली एक्ट करता है। ठीक है। अब अगर इस सीरम पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स अगर बढ़ जाए तो फिर उसको हम बोलेंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म, और अगर इनके लेवल्स घट जाए तो इनको बोलेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब हमें सर्जरी के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ हाइपर पैराथायराइडिज्म के बारे में ही समझना है, जिसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, दूसरा है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म और तीसरा है टर्सरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के बारे में। इसके अंदर आपकी जो पैथोलॉजी होगी वो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर होगी। एक तो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर किसी एक ग्लैंड का एडिनोमा बन जाएगा, या फिर सारी पैराथायराइड ग्लैंड हाइपरप्लेजिया के अंदर चली जाएगी, या फिर पैराथायराइड कार्सिनोमा होगा। तो अब पैराथायराइड एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, पैराथायराइड कार्सिनोमा, ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के कॉजेस में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के बारे में। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का कॉज क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया। जब प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया होता है तो दिस प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब ये प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया आपको किन कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको क्रॉनिक रिनल फेलियर के अंदर, विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर एंड मेडुलरी थायराइड कैंसर के अंदर। इन चारों कंडीशंस के आपको अंदर आपको प्रोलॉन्ग्ड सीरम कैल्शियम जो है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। जो टर्सरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, इसके अंदर जो आपकी ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, वो ऑटोनॉमस हो जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड का ऑटोनॉमस होने का मतलब क्या है कि अब डिपेंड नहीं करता कि सीरम कैल्शियम के लेवल्स कितने हैं, बढ़े हुए हैं या कम है। जो ग्लैंड है उनके कैल्शियम के लेवल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लेवल्स बढ़े हुए हो कम हो वो मैटर नहीं करता। अब ग्लैंड जो है वो ऑटोनॉमस बन चुकी है, और ये टर्सरी हाइपर पैराथायराइडिज्म ग्लैंड जो है ऑटोनॉमस बन जाती है इसके अंदर। अब ये ऑटोनॉमस क्यों बनती है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। समझे बात को? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो रहा था ड्यू टू प्रोलॉन्ग सीरम कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज होते थे। ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो रहा था, एंड ड्यू टू प्रोलॉन्ग सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म टर्सरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो रहा है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो पैराथायराइड ग्लैंड आपकी इतनी छोटी ग्लैंड है जिसकी अगर कोई एडिनोमा हो गया, कोई हाइपरप्लेजिया हो गया, तो फिर भी कोई ये जो है स्वेलिंग की तरह नहीं आती है, इतनी छोटी होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड।
इसलिए कभी भी पेशेंट जो है किसी स्वेलिंग के प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आएगा। बहुत रेयर होता है जिसमें जो पेशेंट है वो स्वेलिंग के साथ आएगा इन केस ऑफ पैराथायरॉयड पैथोलॉजी। ठीक है, वेग क्लिनिकल फीचर्स के साथ आपका पेशेंट आता है। ये वेग क्लिनिकल फीचर्स कैसे हो सकते हैं, इनको हम इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, दैट इज बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स, मोन्स, ओवरटोन्स। जहां पे आपकी ओवरटोन का मतलब होता है फटीग, मतलब पेशेंट फटीग की कंप्लेंट के साथ आएगा। मोन्स मतलब पेशेंट चिल्लाते रहेगा, क्यों, क्योंकि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। ग्रोन्स, ग्रोन्स क्योंकि पेशेंट चीख रहा है। चीख क्यों रहा है, ड्यू टू एब्डोमिनल पेन। और ये एब्डोमिनल पेन के दो कारण हो सकते हैं, दैट इज पेप्टिक अल्सर डिसीज और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ये दोनों होते हैं ड्यू टू प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। एंड स्टोन्स, स्टोन्स आपको किडनी के अंदर देखने को मिल सकता है, दैट इज बायलैटरल रीनल स्टोन्स एंड नेफ्रोकैल्सिनोसिस। इन दोनों की कंप्लेंट के साथ भी आपका पेशेंट आ सकता है। और साथ में बोन्स, जहां पर बोन्स का मतलब क्या है कि बोन्स के अंदर कुछ पैथोलॉजी प्रेजेंट है, जिसको हमने यहां पर बोला है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, जिसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज वॉन रेकलिंग हाउसन डिसीज। अब यहाँ पर वाली बात यह है कि जो आपका ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका है, इसके तीन फीचर्स एक्सरे के ऊपर दिखते हैं। पहला फीचर है सॉल्ट स्कल। इसके तीन फीचर्स आपको जो है एक्सरे के ऊपर देखने को मिलते हैं। पहला होता है सॉल्ट एंड पेपर स्कल, दूसरा होता है सूडो ट्यूमर। सूडो ट्यूमर मतलब क्या, ब्राउन ट्यूमर ऑफ जॉ। अब इसको ब्राउन ट्यूमर ऑफ जॉ क्यों बोला, क्योंकि इस बोन में से आपका जो कैल्शियम था वो रिप्लेस कर दिया जा चुका है बाय हीमोसिड्रिन, और हीमोसिड्रिन जो है ये ब्राउन कलर देता है, इसलिए इसको ब्राउन ट्यूमर ऑफ जॉ, ये एक फाइंडिंग होती है एक्सरे के ऊपर। जो मैंने सॉल्ट एंड पेपर स्कल बोला ना, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। नॉर्मल जो आपकी स्मूथ लाइनिंग होती है वैसी नहीं होती, इसमें से धागेदार लाइनिंग होती है, इसको हम सॉल्ट एंड पेपर स्कल कहते हैं। और तीसरी एक्सरे फाइंडिंग जो ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका के अंदर मिलती है, दैट इज पेरियोस्टियल इरोजन ऑफ द रेडियल साइड ऑफ द मिडल फैलिंग्स। जो आपके हाथों का जो मिडल फैलिंग्स होता है, इसके रेडियल साइड पे अगर आप देखोगे तो पेरियोस्टियल इरोजन हो चुका है। ये भी आपकी तीसरी फाइंडिंग होती है इन दी ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। अब जो मैंने आपको ये चीफ कंप्लेंट्स बताई पेशेंट की कि इनके साथ आपका पेशेंट आएगा, तो ये पुरानी बातें हैं, मतलब ओल्ड टाइम्स के अंदर इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आते थे। आजकल पेशेंट हो चुके हैं होशियार। अब जब थोड़े से भी सिम्टम जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बोनी पेन, फटीग और किडनी स्टोन्स, ये भी अगर सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ जाए, मतलब जल्दी आ जाते हैं पेशेंट्स, जब इतने सिम्टम्स होते हैं तभी आ जाते हैं। ठीक है, पहले डिसीज प्रोग्रेस कर जाता था बहुत, जिसके कारण इतने सारे सिम्टम्स आ जाते थे, तब जाके पेशेंट आता था। अब पेशेंट जो है वो जल्दी आ जाता है इन सिम्टम्स के साथ। फिर हम बात करते हैं कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के मैंने जो तीन कॉजेस बताए थे, पैराथायरॉयड एडिनोमा, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया और पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है मोर देन 85%, वो पैराथायरॉयड एडिनोमा होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन मतलब 10 to 15% पॉपुलेशन के अंदर जो होता है वो पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया होता है। और सिर्फ 1 से 2% जो होता है वो होता है आपका पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। ओके, सबके अंदर आपका जो सीरम कैल्शियम की वैल्यू होगी, ड्यू टू इंक्रीज्ड पैराथायरॉयड हार्मोन, सीरम कैल्शियम की वैल्यू भी जो है वो बढ़ी हुई रहेगी। नॉर्मल सीरम कैल्शियम वैल्यू जो होती है वो 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। एडिनोमा और हाइपरप्लेजिया के अंदर ये आपकी जो सीरम कैल्शियम की वैल्यू है बढ़ जाती है और हो जाती है 11 to 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और कैंसर के अंदर, पैराथायरॉयड कैंसर के अंदर ये और ज्यादा बढ़ जाती है और लेवल हो जाते हैं आपके सीरम कैल्शियम के 14 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, पैराथायरॉयड एडिनोमा की अगर हम बात करें, तो पैराथायरॉयड एडिनोमा के अंदर क्या होता है, आउट ऑफ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक ग्लैंड आपकी एनलार्ज हो जाएगी, और ये एनलार्ज ग्लैंड होगी ये एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। और जो ग्लैंड आपकी एनलार्ज होती है एडिनोमा के अंदर, वो मोस्टली इंफीरियर पैराथायरॉयड होती है। पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा कि चारों की चारों ग्लैंड्स आपकी एनलार्ज हो जाएगी और एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करेगी। और इन दोनों कंडीशंस के अंदर, पैराथायरॉयड एडिनोमा एंड पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया, इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो आपका सीरम कैल्शियम लेवल होगा ये 11 to 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में होगा। जो पैराथायरॉयड कार्सिनोमा है, पहली बार आपको दो चीजें याद रखनी है पैराथायरॉयड कार्सिनोमा के अंदर। पहली चीज तो ये लीस्ट कॉमन कॉज है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये रेयर कॉज है काफी। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट कर सकता है विद पाल्पेबल लंप इन नेक। कभी भी पैराथायरॉयड एडिनोमा और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया लंप के साथ नहीं प्रेजेंट करेगा, लेकिन पैराथायरॉयड कार्सिनोमा पाल्पेबल लंप इन नेक के साथ जो है प्रेजेंट कर सकता है। और इसमें जो सीरम कैल्शियम के लेवल्स होंगे वो 14 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में होंगे। ये दो चीजें आपको पैराथायरॉयड कार्सिनोमा के बारे में बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, जब सीरम कैल्शियम के लेवल्स 40 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो इसको हम हाइपर कैल्सिमिक क्राइसिस कहते हैं। और यह हाइपर कैल्सिमिक क्राइसिस जो है कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। इस हाइपर कैल्सिमिक क्राइसिस का मैनेजमेंट क्या होता है, यह आपको मेडिसिन में सिखाया जाएगा, लेकिन क्या चीजें आप देते हो इसके लिए वो आपको अब यहां पर भी बता सकते हैं। तो 5 चीजें देते हो आप
फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सिमिक क्राइसिस, जिसको हम याद रख सकते हैं इस निमोनिक से, फोबीसी कागा, जहां पर फो स्टैंड करता है फॉर फोर्स डायूरिसिस, बी स्टैंड करता है फॉर बिसफॉस्फोनेट्स, सी स्टैंड करता है फॉर सिनासेलेट, सी ए स्टैंड करता है फॉर कैल्सिटोनिन, और जी ए स्टैंड करता है फॉर गैलियम नाइट्रेट। तो ये मैनेजमेंट है आपके हाइपर कैल्सिमिक क्राइसिस का, जो कि एक्चुअल में पैराथायराइड कार्सिनोमा के अंदर होता है जब आपके कैल्शियम के लेवल्स 14 टू 20 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो जाते हैं। अब हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर? तो ये 3 इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और तीनों के अंदर आपको लेवल्स जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे। मतलब आपको सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे, यूरिनरी कैल्शियम के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे, और सीरम पीटीएच मतलब सीरम पैराथायराइड हार्मोन के जो लेवल्स है वो भी बढ़े हुए मिलेंगे। नॉर्मली किसी क्वेश्चन के अंदर अगर सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ मिले, यूरिनरी कैल्शियम बढ़ा हुआ मिले और सीरम पैराथायराइड हार्मोन के भी लेवल्स अगर आपको बढ़े हुए मिले, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। नॉर्मल सीरम पैराथायराइड हार्मोन के लेवल जो लेवल्स होता है वो होता है 15 टू 65 पिकोग्राम पर एमएल। ये लेवल्स आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन कैल्शियम के लेवल्स आपको जरूर याद रखना है। फिर हम बात करते हैं लोकलाइजेशन स्टडीज। देखो, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये एक छोटी ग्लैंड होती है। अगर इसका एडिनोमा होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, कैंसर होगा, तो जब इसको हमें रिमूव करना है तो थायराइड के लिए हम जितनी बड़ी इंसिजन देते थे उतने बड़े इंसिजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें छोटी सी ग्लैंड बाहर निकालनी है। तो अगर छोटी सी इंसिजन हमें देना है तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, लोकलाइज करते हुए पहले ही हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पैथोलॉजी किस पैराथायराइड ग्लैंड में है और वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके लिए हम करते हैं लोकलाइजेशन स्टडीज। और लोकलाइजेशन स्टडीज में जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है फॉर दिस प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, वो होता है टेक्नेशियम 19 सिस्टेमेबी स्कैन। क्या होता है? टेक्नेशियम 99 सिस्टेमेबी स्कैन। अब ये जो सिस्टेमेबी स्कैन है, ये एक्चुअली क्या करता है? ये बेसिकली जहां पर आपका वो पैराथायराइड का पैथोलॉजी है उसको आपको आइडेंटिफाई करने में, उसको लोकलाइज करने में मदद करता है। जो ऑक्सीफिलिक और ऑन्कोसिटिक सेल्स होते हैं आपके पैराथायराइड ग्लैंड के जहां पर पैथोलॉजी है, वो दे टेक अप दिस टेक्नेशियम 99। ठीक है, जब आप ये टेक्नेशियम 99 दोगे तो 15 मिनट के बाद तो सारा का सारा जो आपका थायराइड है, पैराथायराइड है, सारे के सारे इसका अपटेक जो है कर लेंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद जब आप चेक करोगे तो जहां पर सिर्फ पैथोलॉजी है, सिर्फ उसी पॉइंट ने अपटेक किया हो रहेगा। तो 2 घंटे के बाद आपको चेक करना है कि किसने आपका टेक्नेशियम 99 का जो लिया हुआ है, अपटेक किया हुआ है। 2 घंटे के बाद जब आप चेक करोगे तो आपको वो पॉइंट समझ जाएगा, आप लोकलाइज कर लोगे कि पैथोलॉजी एक्चुअल में है कहाँ। तो ये तो हो गई लोकलाइजेशन स्टडी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेकिन जो बेस्ट लोकलाइजेशन स्टडी होता है, वो बेस्ट लोकलाइजेशन स्टडी होता है टेक्नेशियम 99 सिस्टेमेटिक स्कैन के साथ एसपीईसीटी कर लो। एसपीईसीटी का मतलब क्या है? सिंगल फोटो इमिशन सीटी। ये बेस्ट लोकलाइजेशन स्टडी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यही है, आप जब सिंगल फोटो एमिशन सिटी को ऐड कर देते हो ना, तो जहां पर पैथोलॉजी है वो एग्जैक्टली ऐसे स्टार शेप के फॉर्म में लोकलाइज इजीली हो जाती है। जैसे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में लोकलाइज हो रहा था ना, यहाँ पर ये ग्लो करेगा जहां पर आपका पैथोलॉजी होगा एग्जैक्टली। ठीक है, जो अदर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो वो होता है 4D सिटी स्कैन। अब ये जो 4D सिटी स्कैन होता है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है और इसके आर्टेरियल फेज में आपको एनहांसमेंट देखने को मिलता है। आर्टेरियल फेज में एनहांसमेंट देखने को मिलता है और ये मोस्ट सेंसिटिव होता है। नॉर्मली अगर आप ये देखोगे तो ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी है। नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी में आप देख सकते हो ये ट्रकिया है, ये वर्टेब्रा है, ये इसोफेगस है। यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड होनी चाहिए लेकिन ये आपको दिख नहीं रही क्योंकि ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी है। जैसे ही आपने सी सिटी लिया आर्टेरियल फेज के एनहांसमेंट में, तो ये आपकी कुछ आर्टेरीज और वेन्स होगी और ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये आपका बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड है और ये आपको 4D सिटी के आर्टेरियल फेज में एनहांसमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, जो और इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो वो है हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड। हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड में आपको जो है बेसिकली दो चीजों में डिफरेंशिएट करने का बड़ा दिक्कत होता है। एक है पैराथायराइड एडिनोमा और लिम्फ नोड, क्योंकि पैराथायराइड जो है वो अभी आपकी छोटी गुटली सी ग्लैंड है, तो उसको और लिम्फ नोड में कैसे आपको डिफरेंस पता करना है? बड़ा इजी है। अगर जो वेसल है ये ग्लैंड के पोल से एंटर कर रही है, अपर पोल, लोअर पोल, तो फिर वो पैराथायराइड एडिनोमा है। अगर जो आपका ब्लड वेसल है ये बाजू से मतलब हाइलम से एंटर कर रहा है तो वो लिम्फ नोड है। इसीलिए अगर आपको पैराथायराइड एडिनोमा आपको जानना है तो पोलर वेसल साइन जहां पर मिलेगी तो वो पैराथायराइड एडिनोमा होगा। पोलर साइड से आपकी वेसल जो है वो एंटर कर रही होगी। फिर जो तीसरा और एक इन्वेस्टिगेशन एडिशनल आप कर सकते हो वो होता है एमआरआई, जो कि लीस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है। बाकी इन्वेजिव स्टडीज जो है अभी हम नहीं करते तो इसके बारे में पढ़ना व्यर्थ है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर आपको बता दूं तो ये तीनों चीजें सीरम कैल्शियम, यूरिनरी कैल्शियम और सीरम पैराथायराइड के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे। लोकलाइजेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका सिस्टम में भी स्कैन होता है। 2 घंटे के बाद आपको चेक करना होता है, जहां पर अपटेक दिखेगा वहां पर पैथोलॉजी है। बेस्ट लोकलाइजेशन स्टडी के लिए टेक्नेशियम सिस्टम के साथ
आप सिंगल फोटो इमेजिन सीटी को ऐड कर दीजिए, आपको ग्लोइंग पैथोलॉजी दिखने को मिलेगी। जो अदर इन्वेस्टिगेशन आप करते हो उनमें 4D सीटी स्कैन आता है, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके आर्टेरियल फेज में एनहांसमेंट मिलती है। हाई रिजोल्विंग अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, जिसमें पोलर वेसल साइन अगर दिखे तो वो पैराथायरॉयड एडिनोमा होता है। और एमआरआई जो होता है वो लीस्ट सेंसिटिव होता है, बिल्कुल उल्टा आपके 4D सिटी स्कैन से, जो कि मोस्ट सेंसिटिव था। फिर हम बात करते हैं आपके पैराथायरॉयड एडिनोमा के ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, पैराथायरॉयड एडिनोमा जो है, इसमें क्या सर्जरीज क्या इंडिकेशंस होते हैं फॉर द सर्जरी। पैराथायरॉयड एडिनोमा के अंदर इंडिकेशंस जो होते हैं आपके सर्जरी के लिए, वो आप 6 याद रखें। पहला जो होता है वो होता है सिम्टोमेटिक। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, रीनल स्टोन्स के साथ आ रहा है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया के साथ आ रहा है, तो आप जो है पैराथायरॉयड एडिनोमा की सर्जरी कर दो। लेकिन अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, तो ये 5 इंडिकेशन है इन द एसिम्टोमेटिक पेशेंट जब आपको सर्जरी करनी है। पहला है कि अगर एज लेस देन 50 ईयर्स हो तो आप जो है सर्जरी कर दो। अगर आपका सीरम कैल्शियम लेवल्स और यूरिन कैल्शियम लेवल्स बड़ा हुआ है तो आप सर्जरी करो। कितना बड़ा हुआ होना चाहिए? सीरम कैल्शियम लेवल्स अगर मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है और यूरिन कैल्शियम लेवल्स अगर मोर देन 400 मिलीग्राम है इन 24 आवर्स, तो आप सर्जरी कर दीजिए। और दो लेवल्स अगर कम है, दो चीजें अगर गिरी हुई है, तो भी आपको सर्जरी करनी है। ये दो चीजें कौन सी है? अगर रीनल फंक्शन आपका गिरा हुआ है, मतलब दैट इज जीएफआर आपका अगर लेस देन 60 पर मिनट है, या फिर आपका बोन मिनरल डेंसिटी अगर कम है, मतलब आपका डेक्सा स्कोर के अंदर जो टी या फिर डेक्सा स्कैन के अंदर आपका जो टी या जेड स्कोर है इट इज लेस देन -2.5 एचडी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर आपको जो है बेसिकली सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो टोटल इंडिकेशंस क्या है सर्जरी के लिए? अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो सर्जरी करो। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो इन पांचों में से अगर कोई भी एक चीज प्रेजेंट रही तो आप सर्जरी कर लीजिए। ठीक है। तो आप पैराथायरॉयड एडिनोमा के अंदर एक्चुअल में सर्जरी करते कौन से हो? आप करते हो मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टोमी। इस मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टोमी के अंदर आप एक छोटा सा इंसिजन दे दो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद उस 2 से 2.5 सेंटीमीटर के इंसिजन से जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसका एडिनोमा हुआ था उसको बाहर निकाल लेते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपने सिर्फ 2 से 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये इमेज है मान लीजिए, तो इसमें आप मुझे पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा है वो बताइए। ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये आपका फैट है, ये आपका लिम्फ नोड है। तो यहाँ पर जब आप सर्जरी कर रहे होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 सेंटीमीटर के इंसिडेंट से जब आप सर्जरी कर रहे होंगे, तो आपको एक्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ही हमने निकाली है या लिम्फ नोड नहीं निकाला हुआ? हो सकती है ना गलती कि आपने गलती से लिम्फ नोड निकाल दिया। तो उसको कंफर्म करने के लिए कि आपने जो रिमूव किया हुआ है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड ही है, आपके पास 4 मेथड्स होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होती है वो होती है फ्रोजन सेक्शन। जैसे ही आपने कुछ पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाला, वैसे ही पैथोलॉजिस्ट वहां पर प्रेजेंट रहेगा। उसको आप बोलोगे कि देखो भाई, ये हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाला है, हमें बताइए कि ये पैराथायरॉयड ही है या फिर कुछ लिम्फ नोड वगैरह तो नहीं है। तो वो उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेगा और वो बता देगा फ्रोजन सेक्शन के थ्रू कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ही है या फिर कुछ और है। लेकिन फ्रोजन सेक्शन के अंदर आपको इतना डिटेल में भी पता नहीं चल जाएगा कि ये पैराथायरॉयड एडिनोमा था या हाइपरप्लेजिया था। बस आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है या कुछ लिम्फ नोड वगैरह अलग तो नहीं है। तो फ्रोजन सेक्शन आप पहला कर सकते हो। मान लीजिए फ्रोजन सेक्शन की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो फिर आप मियामी क्राइटेरिया को यूटिलाइज कर सकते हो। मियामी क्राइटेरिया के अंदर आप क्या करते हो? आप जो है सर्जरी से पहले, सर्जरी से पहले मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करने से पहले, उस एडेनोमा को रिमूव करने से पहले आप जो है सीरम कैल्शियम के सॉरी सीरम पीटीएच के जो है लेवल्स ले लो, और आफ्टर रिमूवल 10 मिनट्स आफ्टर द रिमूवल आप जो है उसके लेवल्स चेक करो। अगर आपको ड्रॉप दिखता है इन द सीरम पीटीएच वैल्यू मोर देन 50% देन द बेसलाइन वैल्यू 10 मिनट्स आफ्टर द रिमूवल, तो फिर आपने जो रिमूव किया हुआ है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड ही है। ओके, तो इस मियामी क्राइटेरिया को तो याद रखें और फ्रोजन सेक्शन को भी याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इंट्रा ऑप सिस्टम में भी और इंट्रा ऑप यूएसजी ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस भी आप कर सकते हो, आपने एग्जैक्टली पैराथायरॉयड ही रिमूव किया है उसके लिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया है तो फिर आप क्या करोगे ट्रीटमेंट। अगर पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया है तो आपको सर्जरी ही करनी है। सर्जरी आप कैसे करोगे? अब आपको चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड निकालनी है, तो आप छोटा सा इंसिजन देके नहीं निकाल सकते। आपको बड़ा, जैसे थायराइड ग्लैंड को निकालते वक्त इंसिजन देना पड़ता था, वैसा आप बड़ा इंसिजन दोगे और बायलैटरली आप नेक को एक्सप्लोर करोगे, बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन करोगे। अब आपके पास दो अप्रोच है। एक तो आप 3.5 ग्लैंड्स को रिमूव करो, 3.5 मतलब 3.5 ग्लैंड को रिमूव करो, या फिर आप 4 ग्लैंड्स को रिमूव कर दो और आधे ग्लैंड को, आधे पैराथायराइड को री इम्प्लांट कर दो। और जो प्रेफर किया जाता है वो इस सेकंड मेथड को ही प्रेफर किया जाता है कि आप पहले तो चारों ग्लैंड को रिमूव कर लो और फिर चारों में से जो बेटर एक ग्लैंड है उसका आधा पार्ट काट के उसको ऑटो ट्रांसप्लांट कर दो ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर या फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के अंदर। क्योंकि देखो रीजन क्या है ना,
पैराथायराइड ग्लैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीरम कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करता है। आप अगर चारों पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दोगे और बॉडी के अंदर एक भी पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होगी, तो सीरम कैल्शियम के वैल्यू को मेंटेन करने वाला कोई होगा नहीं आपके बॉडी के अंदर। तो एक तो आप क्या कर सकते हो ना कि 3.5 ग्लैंड को रिमूव करो और जो आधी ग्लैंड है उसको नेक के अंदर ही रहने दो, उसको निकालो ही मत। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि चारों ग्लैंड्स को रिमूव कर दो, लेकिन जो इन चारों में से जो अच्छी ग्लैंड है, जो एक थोड़ी बहुत अच्छी ग्लैंड है, उसको आधा पार्ट कट करके ऑटो ट्रांसप्लांट कर दो इन दी ब्रेकियोरेडियलिस या फिर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ठीक है। अब हम जो है इस सेकंड मेथड को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपने 3.5 ग्लैंड रिमूव किया और आधे ग्लैंड को नेक के अंदर ही रहने दिया, और मान लीजिए आगे जाकर वो जो आधी ग्लैंड है, आधी पैराथायराइड ग्लैंड है, वो कोई पैथोलॉजी कॉज करती है, प्रॉब्लम कॉज करती है। जब आप फिर से नेक को एक्सप्लोर करने जाओगे और उस आधी पैराथायराइड को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए तो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी नेक को एक्सप्लोर कर चुका है, बहुत सारे अडेजन्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे डेवलप हो चुके होंगे, और उसमें से आधी पैराथायराइड ग्लैंड को निकालना बहुत बड़ा, बहुत रिस्की टास्क हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हो कि चारों के चारों पैराथायराइड को रिमूव कर लेते हो और आधी पैराथायराइड को री इम्प्लांट या फिर ऑटो ट्रांसप्लांट कर देते हो ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर या फिर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के अंदर। अगर पैराथायराइड कार्सिनोमा है तो आपको करना पड़ेगा एन ब्लॉक पैराथायराइडेक्टोमी। एन ब्लॉक पैराथायराइडेक्टोमी के अंदर आप क्या करते हो? पैराथायराइड कार्सिनोमा के अंदर जो है आप एन ब्लॉक पैराथायराइडेक्टोमी करते हो। अब ये एन ब्लॉक पैराथायराइडेक्टोमी है क्या? इसमें आप पैराथायराइड ग्लैंड को तो रिमूव करोगे जिसमें कैंसर है, लेकिन उसके आजू बाजू की जो थायराइड ग्लैंड है उसको भी रिमूव कर दोगे। तो ये पैराथायराइडेक्टोमी तो हो गई, साथ में इप्सिलैटरल हेमीथायराइडेक्टोमी, मतलब उस साइड की आधी थायराइड को इस्थमस के साथ भी निकाल दिया, इप्सिलैटरल हेमीथायराइडेक्टोमी। और साथ में मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। ये डिपेंड करता है कि अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो आप कर सकते हो, इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आप नहीं भी करोगे तो चलता है। उस केस में आपको करना है, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के लिए जो भी आपने सर्जरीज की, उन सर्जरीज के बाद में होगा हंगरी बोन सिंड्रोम। हंगरी बोन सिंड्रोम क्या होता है? हंगरी बोन सिंड्रोम के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं। आफ्टर दी सर्जरी जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम को वापस लेते हैं फ्रॉम दी सीरम। बोन्स टेक बैक कैल्शियम फ्रॉम दी सीरम आफ्टर दी सर्जरी, क्योंकि जब आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर थी तो वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज कर रही थी, जिससे बोन्स से जो कैल्शियम था वो बाहर निकल रहा था और सीरम के अंदर जा रहा था और सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ था। ठीक है। जब आपने पैराथायरॉयड पैथोलॉजी निकाल दी बाहर, अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपके बॉडी के अंदर बचा नहीं, तो अब जो बोन्स है वो वापस अपने सीरम कैल्शियम को ले रहे हैं, रिजल्टिंग इनटू हाइपोकैल्सीमिया, मतलब सीरम के अंदर कैल्शियम कम होता है। इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिवली आप इन पेशेंट्स को सर्जरी के बाद जो है कैल्शियम और विटामिन डी इन सप्लीमेंट्स पे शुरू कर देते हो। अब मान लीजिए सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, तो आपका इनमें क्या ट्रीटमेंट होगा? इनमें ट्रीटमेंट बड़ा इजी है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करना है, ये आपका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा पहला। लेकिन क्या इंडिकेशंस होते हैं सर्जरी के लिए इन सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म? पहली बात तो सर्जरी आप कौन सी करोगे? सर्जरी आप वही सेम करोगे जो आप हाइपरप्लेजिया के अंदर कर रहे थे। बायलैटरली नेक को एक्सप्लोर करो और चारों ग्लैंड्स को रिमूव कर दो, आधी ग्लैंड को ऑटो ट्रांसप्लांट कर दो ब्रेकियोरेडियलिस या फिर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के अंदर। क्या इंडिकेशंस होता है जिसमें आपको सर्जरी करनी पड़ती है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर? तो ये इंडिकेशंस है भाई। पहला इंडिकेशन है कि सीरम पीटीएच की वैल्यू अगर मोर देन 800 पिकोग्राम पर एमएल हो जाए तो, अगर ग्लैंड का साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर हो जाए तो, अगर सीरम कैल्शियम इंटू सीरम फॉस्फेट के लेवल्स मोर देन 70 हो जाए तो, अगर कैल्सीफाइलेक्सिस हो जाए। कैल्सीफाइलेक्सिस मतलब क्या होता है? पेनफुल नोड्यूल्स ऑन द स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसको हम कहते हैं कैल्सीफाइलेक्सिस। अगर इंट्रैक्टेबल प्यूरोराइटिस या फिर अनीमिया ये हो, ये क्या होता है? क्लिनिकल फीचर्स होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के। ओके। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट हो तो उस केस में आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। देखो ये जो लास्ट है ना क्रॉनिक रीनल फेलियर, मैंने आपको बताया था क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर देयर इज प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया, और प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है ना? तो ये चीजें प्रेजेंट है, मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर प्रेजेंट है, तो इन कंडीशंस ये अगर चीजें प्रेजेंट है तो आपको सर्जरी करनी ही करनी है। और ये चारों चीजें भी आप याद रखो एज ए इंडिकेशन। ठीक है। बाकी टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर आपको कौन सी सर्जरी करनी है? सेम सर्जरी करनी है वही। एक तो 3.5 ग्लैंड को रिमूव करो, आधी ग्लैंड को नेक के अंदर ही रखो, लेकिन आपको पता है वो प्रेफर नहीं किया जाता। प्रेफर क्या किया जाता है? चारों ग्लैंड्स को रिमूव करो, आधी ग्लैंड को ऑटो ट्रांसप्लांट कर दो ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर या फिर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम अड्रेनल की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।